नमस्कार, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत करूँगा, जिसमें मैं कई सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के कुछ केसेस ब्रीफ में यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वे लोग उनका एक्सपीरियंस करते हैं। इन केसेस में किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को आती हैं, और साथ ही साथ इन सभी केसेस पर जब मैं डिस्कशन करूँगा तो उस पर कुछ ज़रूरी अपने कमेंट्स भी दूँगा, जिनका कि ध्यान में रखना ज़रूरी है, ताकि आप भी अपने डिसऑर्डर या अपने फैमिली मेम्बर के किसी डिसऑर्डर के बारे में सही जानकारी ले पाएँ, सही डायरेक्शन ले पाएँ और आपको ट्रीटमेंट के लिए सही दिशा मिल सके। उम्मीद है ये जो वीडियो सीरीज़ है ये आपके काफ़ी काम आएगी। आप रिलेवेंट जो भी यूज़फुल आपके लिए जो स्टोरीज़ हैं, केसेस हैं, वो आप उन लोगों से शेयर कर पाएंगे जिनकी इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये आपको और आपके अलावा औरों को भी इन मानसिक बीमारियों के संबंध में जानकारी लेने में भी मदद करें और साथ ही साथ सही दिशा दें कि उनको कैसे अपने ट्रीटमेंट को अप्रोच करना चाहिए और कैसे अपने ट्रीटमेंट के बारे में सही निर्णय लेने चाहिए। आज हम ADHD के 2 केसेस से इस वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 2 केसेस लेंगे, एक बच्चे का केस और एक एडोलेसेंट का केस। तो आइए इस वीडियो की और इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं आज के इन 2 केसेस से। तान्या 8 साल की एक लड़की है जो 3rd क्लास में पढ़ती है। अपने 3rd क्लास के बीच में ही उसके पेरेंट्स ने ऐसी इच्छा ज़ाहिर की कि वे उसके टीचर से, उसके काउंसलर से मिलना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि उसके जो ग्रेड्स हैं जो अच्छे नहीं आ रहे, उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले कुछ समय से उसके जो ग्रेड्स हैं, जो स्कूल में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लो है, जिसमें वो अक्सर फेल भी हुई है, अपने क्लास के असाइनमेंट भी पूरे नहीं करती है, साथ ही साथ उसकी जो होमवर्क पे जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत पुअर रही है, बहुत इनकंसिस्टेंट रही है। इससे पहले भी कई बार स्कूल के अथॉरिटीज़ ने, टीचर्स ने, सुपरवाइजर्स ने इस तरह के कंसर्न्स जो हैं वो पेरेंट्स के सामने रेज़ किए हैं। तान्या को रीड करने में, रीडिंग में काफ़ी स्ट्रगल रही है। 1st क्लास के एंड से ही, मतलब 1st ग्रेड जब उसका पूरा हो रहा था, उसके अंत में ही यह देखने में आया कि वह ठीक तरीके से रीडिंग करना सीख नहीं पाई है। जबकि उस समय जब उसके स्कूल के जो काउंसलर थे और जो स्पेशल एजुकेटर थे, जब उन्होंने टेस्टिंग की तो लगा कि नहीं, उसमें एबिलिटी तो है, पर फिर भी उसको रीडिंग में प्रॉपर तरीके से पढ़ने में मुश्किल आती रही है। उस समय रीडिंग को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी तान्या को, वो ऐसा कहती थी कि क्लास में बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, नॉइस होती है, जिस वजह से वह बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती है और वह पूरी तरह से कंसंट्रेट करके पढ़ नहीं पाती। उस समय जब पीडियाट्रिशियन को भी दिखाया था 1st ग्रेड के अंत में, तो उन्होंने भी शायद कहा था कि इसे ADHD हो सकता है, जिसमें से प्राइमरीली इनअटेंटिव टाइप होगा। मतलब तान्या जो है वह हाइपर एक्टिव नहीं है, उसको मेनली अटेंशन प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा डॉक्टर ने भी कहा था। पर उस टाइम पर एक पॉसिबल डायग्नोसिस था, पूरी तरह से डॉक्टर्स कुछ कह नहीं पाए। क्योंकि तान्या को कोई हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स नहीं थी, इसलिए पीडियाट्रिशियन के कहने पर भी उसके जो फादर थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम दवा तो इसको नहीं दिलाएंगे। दवा दिलाने को लेकर वो काफ़ी रिलेक्टेंट रहे, मतलब हिचकिचाहट में रहे। वे चाहते नहीं थे कि इसको अटेंशन की प्रॉब्लम्स के लिए दवाएं दिलाई जाएं। उन्होंने इसके बजाय क्या किया कि कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स खरीद ली, इंटरनेट से काफ़ी रिसर्च वगैरह करके मटेरियल डाउनलोड कर लिया और तान्या को काफ़ी लर्निंग की जो स्किल्स हैं वो सिखाने लगे, स्कूल असाइनमेंट्स उसके पूरे कराने लगे और साथ साथ उसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उसके इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, कुछ बिहेवियर पर उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया था। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस तो थी, पर तान्या के जो फादर थे वो अक्सर कंप्लेंट करते थे कि तान्या की जो मदर हैं वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, ध्यान नहीं देती हैं और उसकी डिसिप्लिनिंग में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट अच्छा नहीं करती हैं। जबकि तान्या की जो मदर थी वो हमेशा कहती थी कि उसके जो पापा हैं उन्होंने इतना डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट कर दिया है कि बेचारी तान्या जो है वो सारा समय घर में रहती है और इस वजह से वो अपने फ़न की, प्ले की एक्टिविटीज़ पे भी पूरा ध्यान नहीं दे पाती है। उसको बिल्कुल रोक दिया है उसकी फेवरेट एक्टिविटीज़ करने से। तो जब पेरेंट्स के बीच इतनी अनबन होने लगी उसकी डिसिप्लिनिंग को लेकर, उसकी प्रॉब्लम्स को लेकर,
तान्या को अटेंशन की प्रॉब्लम्स रहती ही थी किसी ना किसी तरह से, बावजूद इसके उसके पेरेंट्स में किसी ना किसी तरह से इश्यूज आने लगे। तो जब उनको समझ नहीं आया कि क्या उसके लिए सही अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से तान्या के लिए उनको ट्रीटमेंट अप्रोच करना चाहिए या कैसे उसको गाइड करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, इन सब समस्याओं की वजह से तान्या के लिए स्कूल काउंसलर ने चाइल्ड साइकेट्रिस्ट को रेफर किया। वहाँ पर जब प्रॉपर इवैल्यूएशन हुआ, सारे टेस्ट हुए, पूरा हिस्ट्री ली गई, तब जाकर कंफर्म हो गया कि तान्या को एडीएचडी है। चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट से बात करने पर यह तो समझ में आया कि पेरेंट्स ने जितने भी एफर्ट्स लिए हैं कि तान्या को डेली स्कूल वर्क कराया जाए रेगुलरली, उसके डेली रूटीन को स्ट्रक्चर किया जाए, इस सब का फ़ायदा तो हुआ है, पर सभी ने यह भी एग्री किया कि इतना काफ़ी नहीं है। फिर तान्या के फादर को थोड़ा और गाइड किया गया। पीडियाट्रिशियन ने, चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट ने थोड़ा समझाया कि भाई दवाएं देना सही है, दवाओं में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाएं भी देनी चाहिए तान्या को। तो उसके फादर ने अपनी बहन से बात की जिनके बेटे को भी एडीएचडी डायग्नोज हो चुका था, और उनकी जो बहन का बेटा था उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था एडीएचडी की मेडिसिन पे। मतलब वो काफ़ी हद तक अपने स्कूल और होमवर्क को मेंटेन कर पाता था, पूरा कर पाता था दवाइयों को लेते रहने से। फिर उनकी बहन जो थी, उन्होंने उनको भी याद दिलाया कि देखो हमें भी बहुत स्ट्रगल्स हुई थी एलिमेंट्री स्कूल में, जब बच्चा छोटा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ता था, तो कितना परेशानी रहती थी, कैसे सारा टाइम इधर उधर वो भागते रहते थे, इस डॉक्टर से मिले, उससे मिले, स्कूल जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, हर तरह के तामझाम उन्होंने भी फेस किए हैं। फिर जब ज्वाइंट सेशन हो रहे थे साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो तान्या ने अपनी पेरेंट्स की प्रेजेंस में बताया कि कितना वो थक चुकी है, सारा टाइम उसको इतनी ट्रबल रहती है, हर समय उसके जो ग्रेड्स हैं, उसकी परफॉर्मेंस है वो इतनी पुअर हो जाती है, इतने एफर्ट्स लेने के बाद भी वो ठीक से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, और बार बार करने पर भी वो बहुत डिस्करेज्ड और बहुत डीमोटिवेटेड रहती है। इस वजह से वो कई बार रोती भी है, रात को कई बार उठ के उसको रोना भी बहुत आता है, वो कई बार उसकी नींद भी उसकी अच्छी नहीं हो पाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको रात में रोना आता है और वो यह सोच सोच कर परेशान होती है। फाइनली डिसीजन लिया गया कि तान्या के ट्रीटमेंट के लिए उसे स्टिमुलेंट मेडिकेशन दी जाए, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसा कि उम्मीद किया जा सकता था, तान्या ने दवा पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तान्या धीरे धीरे स्टिमुलेंट मेडिकेशन की मदद से ट्रीट होने लगी, उसके सिम्टम्स काफ़ी कम होने लगे, और इतना अच्छा उसकी परफॉर्मेंस हो गई कि बाद में उसको रीडिंग ग्रुप के लिए जब उसको एनरोल किया पेरेंट्स ने, तो वहाँ पर उसने काफ़ी अच्छे अपने जो परफॉर्मेंस थी दिखाई, और ग्रेड्स उसके इम्प्रूव हो गए। साथ ही साथ उसका अटेंशन स्पैन इतना अच्छा हो गया कि उसने स्कूल में आर्ट्स के एक क्लब को भी ज्वाइन किया, एक ग्रुप को ज्वाइन किया, कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ उसका मन टेबल टेनिस खेलने में भी लगने लगा। टेबल टेनिस जिसमें बहुत अटेंशन की ज़रूरत होती है, बहुत स्किल्स की ज़रूरत होती है, तान्या ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। धीरे 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 उसकी जो मेडिकेशन थी उसको कम कर दिया गया। पहले उसको सुबह और शाम के लिए भी अच्छी खासी हाई डोज दी जाती थी। धीरे धीरे उसकी जो डोज थी वो सिर्फ सुबह के टाइम ज़्यादा थी, और शाम के टाइम उसकी डोज को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि शाम के टाइम और वीकेंड्स में उसके जो बिहेवियर्स थे वो बहुत प्रॉब्लम नहीं देते थे, उसको पढ़ने में या और दूसरे मेंटल टास्क करने में इतनी समस्या नहीं आती थी। इस तरह से धीरे धीरे तान्या जो थी वो रिकवर करती रही, काफ़ी समय तक उसकी दवा चलती रही, और उसका जो अटेंशन स्पैन था वो बहुत अच्छा रहा। उसने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट शो की। धीरे धीरे वो अगली क्लासेस में भी जब बढ़ी तो उसका अटेंशन हमेशा अच्छा रहता था, वो अच्छे ग्रेड्स ले पाती थी, स्कोर अच्छा कर पाती थी, क्लास में भी इधर उधर की शोर शराबे से वो डिस्टर्ब नहीं होती थी, टीचर के ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रही हैं उस पर भी ध्यान देती थी, क्लास वर्क, होमवर्क सब अच्छे से करने लगी थी। इससे हम कह सकते हैं कि दवाओं का और जो भी अच्छी गाइडेंस उसको डॉक्टर्स ने, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ने जो दी वह काफ़ी काम करी, और धीरे धीरे तान्या का जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल रहा। तो ये थी तान्या की कहानी, जिसमें हमने देखा कि एक 8 साल की थर्ड क्लास में पढ़ने वाली लड़की किस तरह से एडीएचडी से सफ़र करती थी, और उसका जो एडीएचडी था वो काफ़ी टाइम तक उसका डायग्नोज नहीं हो पाया। टीचर्स के कंप्लेंट करने के बावजूद उसके पेरेंट्स ने काफ़ी टाइम लगा दिया उसका ट्रीटमेंट लेने में। सही तरीके से ट्रीटमेंट को अप्रोच करने में पेरेंट्स ने बहुत हेजिटेशन दिखाई।
दवाइयाँ जो कि एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है एडीएचडी के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए, अप्रोच करने के लिए खासकर कि जो तान्या के पेरेंट्स ने, खासकर कि फादर ने बहुत ही हेजिटेशन दिखाई। और यही अक्सर देखा जाता है कि कई मामलों में जब पेरेंट्स ट्रीटमेंट को पूरी तरह से नहीं समझ पाते या उसके प्रति पूरा भरोसा नहीं रख पाते, तो अक्सर बच्चों के ट्रीटमेंट में काफ़ी देरी हो जाती है। और ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या देखने में आती है वो ये कि एडीएचडी के बच्चे या तो ज़िद्दी दिखाई पड़ते हैं, ऐसे लगता है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, या हमें लगता है कि वो शायद पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। कभी कभी हम उनके दूसरे पेरेंट पर ब्लेम करने लगते हैं कि दूसरा पेरेंट जो है वो ढंग से पढ़ा नहीं रहा है, ठीक से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, टीचर्स ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे पर। और ऐसे में पेरेंट्स की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो बनी रहती हैं, और बच्चे को बीमारी के नज़र से ना देखकर, उसके ट्रीटमेंट को सही तरह से अप्रोच ना करके, हम और दूसरे कई तरह के रीजंस ढूंढने लगते हैं जिससे कि हम प्रॉब्लम को या तो डायग्नोस करें, लेबल दें, या फिर उसका कारण देखने लगते हैं। तो तान्या के पेरेंट्स ने कोशिश तो बहुत की, समझ गए थे, वो शुरू से जानते थे कि उसको पढ़ाई में ध्यान देने में दिक्कत आती है। फर्स्ट ग्रेड के एंड से ही लगने लगा था कि उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। हालांकि स्कूल के काउंसलर ने कहा कि उसकी रीडिंग एबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अक्सर ऐसे में क्या होता है कि जब बच्चा इनअटेंशन का शिकार होता है, मतलब उसको ध्यान लगाने में समस्या आती है, तो अक्सर वो अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता। तो शुरू से ही, मतलब एलिमेंट्री ईयर्स जो होते हैं उसकी एजुकेशन के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में अगर हम देखें तो वो बच्चा ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाता, अपनी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाता। और ऐसे में लगता है कि शायद या तो उसे ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है, या फिर उसे शायद कोई लर्निंग डिसऑर्डर होगा। जबकि इन अटेंशन वाले केसेस में, जैसा कि तान्या के केस में था कि उसको प्राइमरीली इन अटेंटिव टाइप एडीएचडी था, ऐसे केसेस में बच्चा वैसे तो बड़ा शांत और बड़ा डिसिप्लिन दिखाई देता है क्योंकि उसको हाइपर एक्टिविटी नहीं है। और आमतौर पे हम एडीएचडी में हाइपर एक्टिविटी को एक हॉलमार्क मान लेते हैं कि जैसे सारे एडीएचडी बच्चे हाइपर एक्टिव होने चाहिए, हम ऐसा मान लेते हैं। या आमतौर पर एक परसेप्शन है पेरेंट्स में या टीचर्स में, कई लोगों में ये परसेप्शन होता है कि बच्चे में हाइपर एक्टिविटी है तो ही वो एडीएचडी होगा। जबकि तान्या के केस में क्या देखने में आता है कि उसको सिर्फ अटेंशन की प्रॉब्लम थी, हाइपर एक्टिव वो नहीं थी। तो ऐसे में लगता था कि शायद उसे ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा, या शायद उसे लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, लर्निंग डिसऑर्डर होगा, पर ऐसा नहीं था। जब तान्या का प्रॉपर इवैल्यूएशन किया गया तो डॉक्टर्स ने यह ज़रूर देखा होगा कि तान्या को प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ाई में नहीं होती, उसको अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो एडीएचडी में जब इनअटेंटिव टाइप एडीएचडी होता है, प्रिडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप हम जैसे कहेंगे, उसके अंदर बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स दिखनी चाहिए वो सिर्फ स्टडीज़ में नहीं दिखनी चाहिए, वो अपने लाइफ के दूसरे एरियाज़ में भी काफ़ी हद तक अटेंशन पे करने में मुश्किल आनी चाहिए उसे। खेल रहा है बच्चा तो भी उसकी अटेंशन प्रॉब्लम दिखेंगी, टीवी देख रहा है या कोई अपने इंटरेस्ट का कार्टून या कुछ देख रहा है तो भी उसे अक्सर अटेंशन की प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं। खाना खाते टाइम या किसी और काम को करते टाइम या कुछ भी ऐसा, कुछ इंटरेस्ट का, कुछ अट्रैक्शन का कुछ हो सकता है, उसमें भी बच्चे को अटेंशन प्रॉब्लम्स फेस करने में आएंगी। तो इन अटेंशन का जो हम सिम्टम है या डायग्नोसिस है हम तभी देते हैं जब बच्चे को परवेजिव प्रॉब्लम्स हो, मतलब स्कूल में, घर में, वर्क पे, एक्टिविटीज़ में, प्ले में, हर तरफ उसको दिक्कत आ रही हो, तभी हम इन अटेंशन की तरह उसको देखते हैं। तो लर्निंग डिसऑर्डर तो सिर्फ उसके रीडिंग राइटिंग से रिलेटेड होना चाहिए, जबकि इन अटेंशन के सिम्टम्स जो हैं वो दूसरे एक्टिविटीज में भी दिखाई पड़ेगा। तो यह सब देखने के बाद ही डॉक्टर्स ने डिसाइड किया होगा कि उसको एडीएचडी है, इन अटेंटिव टाइप। अब यह भी देखने में आता है कि एडीएचडी जो है वो लड़कों में 2 से 3 गुना ज्यादा होता है लड़कियों के मुकाबले, और लड़कियों में जो एडीएचडी होता है उसमें इनअटेंशन वाले सिम्टम्स ज्यादा देखने में आते हैं, या ये कहें कि इनअटेंटिव टाइप जो है एडीएचडी का वो ज्यादा देखने में आता है लड़कियों में, जबकि लड़कों में हाइपर एक्टिविटी वाला ज्यादा कॉमनली देखने में आता है। तो अक्सर इस वजह से भी कई बार लड़कियों में एडीएचडी इनअटेंटिव टाइप डायग्नोज नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे की अटेंशन नहीं बन रही और ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा या उसको ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा। तो ऐसे में बहुत ध्यान से पेरेंट्स को देखने की ज़रूरत है कि क्या बच्चा अपने ज़्यादातर एरियाज़ में अटेंशन प्रॉब्लम्स से फेस कर रहा है, तो उसको डायग्नोसिस की ज़रूरत हो सकती है और ट्रीटमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पर देखने में आती है कि तान्या के जो फादर थे वो मेडिसिन के लिए बहुत ही रिलक्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे। अब स्टिमुलेंट मेडिकेशंस जो होती हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं छोटे बच्चों में उनके एडीएचडी को ट्रीट करने के लिए, स्पेशली जब उनको सिर्फ अटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा आती हो। इनफैक्ट एडल्ट्स में भी जब एडीएचडी डायग्नोज किया जाता है, या कई एडल्ट्स जिनमें एडीएचडी अनडायग्नोज्ड रह जाता है, मतलब बचपन में कभी उनको डायग्नोसिस नहीं मिला,
उन केसेस में भी ये देखा जाता है कि जिनको अटेंशन की प्रॉब्लम्स लंबी बड़ी एज तक भी रहती हैं, उनमें भी स्टिमुलेंट मेडिकेशंस काफ़ी हेल्पफुल होती हैं उनका अटेंशन स्पैन बनाने में। क्यों? क्योंकि होता क्या है, अक्सर जो एडीएचडी है वो वक्त के साथ उसके सिम्टम्स में बदलाव आ जाते हैं। हाइपर एक्टिविटी खासकर कम हो जाती है एक समय के बाद। ज़्यादातर केसेस में, जो कि खासकर लड़कों की अगर हम बात करें, उनमें हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स एडोलेसेंट्स जाते जाते धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ऐसे में उनके अंदर जो अटेंशन प्रॉब्लम्स हैं वो बनी रह जाती हैं, जैसे रेस्टलेस रहेंगे, इम्पल्सिव रहेंगे, इम्पेशेंट रहेंगे, काम पे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं अक्सर। तो ऐसे में स्टिमुलेंट मेडिकेशंस बहुत अच्छा वर्क करती हुई देखी जाती हैं उनके अंदर, जिनमें अटेंशन प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। तो बच्चे हों या बड़े, जिनमें भी एडीएचडी है, स्पेशली जिनको अटेंशन प्रॉब्लम्स हैं, उनमें माइंड को अलर्ट करने का काम, अटेंशन स्पैन बढ़ाने का काम करती हैं स्टिमुलेंट मेडिकेशंस। तो अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो ठीक तरीके से बच्चे के ट्रीटमेंट को नहीं समझते, डरते हैं कि भाई दवा से पता नहीं क्या खराब हो जाएगा, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, बच्चे की हाइट रुक जाएगी, बच्चे के बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स डिस्टर्ब खराब हो जाएंगे। न जाने क्या क्या धारणाएं पेरेंट्स अपने मन में लिए रहते हैं, जिस वजह से बच्चे का सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो इस केस में, तान्या के केस में, हम क्या देखते हैं कि सही तरीके से उसका डायग्नोसिस होना ज़रूरी था कि भाई उसको लर्निंग प्रॉब्लम्स ना होकर अटेंशन प्रॉब्लम्स हैं, ये पहले डायग्नोस होना ज़रूरी था। फिर साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट जो अप्रोच किया जा रहा है, उस केस में पेरेंट्स को आपस में कंसेंट बनाकर प्रॉपर नॉलेज और एजुकेशन के साथ डॉक्टर से कंसल्ट करके बिहेवियरल और मेडिकल दोनों ट्रीटमेंट्स को अप्रोच करना ज़रूरी था। शुरू में जब तान्या के पेरेंट्स ने सिर्फ बिहेवियरल ट्रीटमेंट दिया, मतलब उसको सेल्फ हेल्प बुक्स और इंटरनेट की मदद से अटेंशन बिल्डिंग स्किल्स सिखाई, काफ़ी हद तक हेल्प कर गई वो चीज़ें। काफ़ी हद तक तान्या का जो डेली रूटीन थी वो स्ट्रक्चर हो गई, उसको सही तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड स्टाइल ऑफ लिविंग में वो ढाल पाए उसके पेरेंट्स, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक एडीएचडी बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए। पर जो एक चूक हो गई वो ये कि बायोलॉजिकल लेवल पर उसकी जो इन अटेंशन प्रॉब्लम्स थी वो एड्रेस नहीं हो पाई। इसलिए अक्सर यही रिकमेंडेड होता है कि बच्चों में जब अटेंशन की प्रॉब्लम्स या हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम्स जब डायग्नोज हो जाती हैं, तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों ट्रीटमेंट्स को अप्रोच करें। मेडिकल और बिहेवियरल दोनों ट्रीटमेंट्स को अप्रोच करना ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगला केस जो एडीएचडी का है वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और तान्या की ही तरह उस केस में हम देखेंगे कि किस तरह से एडीएचडी का डायग्नोसिस दिया गया, एडीएचडी के डायग्नोसिस को या कहीं की पहचाना गया, और कैसे एक लड़का जो कि 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट है, उसने कितना स्ट्रगल किया एडीएचडी प्रॉब्लम से, हम उसकी स्टोरी में अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो का सेकेंड पार्ट आप ज़रूर देखें, एडीएचडी के एक नए केस के बारे में जानकारी के लिए, जो कि एक एडोलेसेंट लड़के का केस होगा। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।